गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी में क्या एक्सेप्शंस आते हैं। तो जिस तरीके से हम लोगों ने साइज पढ़ा था कि बोरान फैमिली में अपवाद पढ़े थे, एक्सेप्शन पढ़े थे, कि उसी तरीके से हम लोग बोरान फैमिली में भी देखेंगे कि इसके आयनाइजेशन एनर्जी में क्या परिवर्तन आते हैं, क्या अपवाद है। तो बच्चों, बोरान फैमिली में कौन कौन से तत्व थे? बोरान था, एल्युमिनियम था, गैलियम था, इंडियम था और थैलियम था। तो हम लोग क्या जानते थे? हम लोग ये पढ़ते थे कि ऊपर से नीचे ग्रुप में जब आते हैं तो साइज क्या होती है बच्चों? इंक्रीज करेगी। अच्छा, जब साइज इंक्रीज करती थी तो जेड इफेक्टिव क्या होता था? घटता था। जेड इफेक्टिव क्या होता था? घटता था। और जब जेड इफेक्टिव घटेगा तो साइज बढ़ जाएगी, और जब साइज जो है साइज बढ़ जाएगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों? घट जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा थैलियम है इसमें लेंथेनाइट कंट्रैक्शन लगता है। क्या लगता है बच्चों? लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन आपका थैलियम में लगता है, और आपने पढ़ा है कि जहां पर लेंथेनाइट कंट्रैक्शन लगेगा तो वहां पर क्या हो जाती है? साइज क्या होने लगती है? घट जाएगी। तो यहाँ साइज क्या हो जाती है? थैलियम की घटने लगती है। और ये भी हम लोग जानते हैं कि गैलियम की साइज क्या होती है? एल्युमिनियम से कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि गैलियम में हमारा क्या लगता है बच्चों? ट्रांजिशन कंट्रैक्शन लगता है। ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। तो यहाँ पर ट्रांजिशन कंट्रैक्शन लगने लगता है। तो इसका मतलब ये, अगर से मैं आयनाइजेशन एनर्जी का क्रम बनाता तो आयनाइजेशन एनर्जी का अगर मैं क्रम ये बनाता कि सबसे ज्यादा किसका होता? बोरान का। उस हिसाब से सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होता? बोरान का, क्योंकि बोरान की साइज क्या है? सबसे छोटी। जब साइज सबसे छोटी है तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा? बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और जब जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो उसके न्यूक्लियस का लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा होगा, और जब बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जब बहुत ऊर्जा देनी पड़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो अगर इस आधार पे देखते हैं ऐसे, तो सबसे ज्यादा बोरान का, फिर एल्युमिनियम का, फिर गैलियम का, फिर इंडियम का, फिर थैलियम का, ये हमारा जो है होता आयनाइजेशन एनर्जी का क्रम। लेकिन ये बच्चों क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन कंट्रैक्शन और लेंथेनाइट कंट्रैक्शन के कारण साइज में परिवर्तन हो जाता है। अब यहाँ पर जो जब साइज में परिवर्तन हो जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी का सही क्रम बच्चों होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का सबसे ज्यादा तो बोरान का होता ही है। बोरान के बाद जो आयनाइजेशन एनर्जी का सबसे ज्यादा हो जाता है थैलियम का, क्योंकि थैलियम में क्या लगने लगता है? लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। इसकी वजह से साइज बहुत कम हो जाती है, और साइज कम हो जाने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है बोरान का ज्यादा तो होता है, इसके बाद थैलियम का ज्यादा होने लगता है। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा थैलियम का। थैलियम के ज्यादा होने के बाद जो है बच्चों गैलियम का आएगा, है ना? क्यों गैलियम का आएगा? क्योंकि गैलियम में भी क्या लग रहा है? ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। ट्रांजिशन कंट्रैक्शन लगने की वजह से गैलियम की साइज छोटी हो जाती है एल्युमिनियम की अपेक्षा। तो इसी वजह से जब साइज छोटी हो गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। जब जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ी दिक्कत आ जाएगी। बाहर के इलेक्ट्रॉन को आप बाहर से नहीं आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। तो गैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। फिर गैलियम के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? एल्युमिनियम का, और एल्युमिनियम के बाद आपका इंडियम का आ जाएगा। ये सही जो है आपका बोरान फैमिली में आयनाइजेशन एनर्जी का यही क्रम है आपका क्या है? सही है। ये क्रम आपका क्या है? सही माना जाता है। तो अगर मैं जो है बच्चों एटॉमिक नंबर और आयनाइजेशन एनर्जी के बीच एक ग्राफ खींच के बताऊं, इनके जो है ग्राफ लूं, आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक नंबर के बीच एक ग्राफ बनाता हूं। यहां पर मैंने आयनाइजेशन एनर्जी ले लिया, और यहां पर एलिमेंट मतलब बोरान फैमिली के एलिमेंट ले लिया। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर और आयनाइजेशन एनर्जी के बीच एक ग्राफ बनाऊं। तो यहां पर सबसे ऊपर कौन है बच्चों? बोरान, फिर हमारा गैलियम जाएगा ऊपर, फिर इंडियम, फिर आपका थैलियम। यहाँ पर मैंने बोरान को रख दिया, फिर नीचे जो है आपका एल्युमिनियम एलिमेंट को रख दिया, फिर यहाँ गैलियम है आपका, और यहाँ इंडियम है। और तो अगर आप इनके बीच ग्राफ देखें बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी, तो यहाँ पर एनर्जी का ये छोटा, यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? यहाँ पर साइज बहुत छोटी हो रही है। जब साइज बहुत छोटी हो रही है तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से आप एल्युमिनियम में देखें एनर्जी का क्रम, और
आप गैलियम में देखें और थैलियम में अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा थैलियम में क्या हो जाएगा आपका, है ना, थैलियम में साइज जो है बहुत दूरी चली जा रही है, लेकिन दूर तो ग्राफ बहुत दूर चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर थैलियम में लेंथेनाइट कंट्रैक्शन लग रहा है। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से इसकी एनर्जी, है ना, इसकी साइज छोटी हो जाती है, और साइज जब छोटी थैलियम की हो जाती है तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, और जब जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या लगने लगेगा, ज्यादा लगने लगेगा। तो इसका मतलब थैलियम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी का क्रम क्या होगा आपका, बोरान फैमिली में सबसे ज्यादा बोरान का, फिर किसका आएगा, थैलियम का, फिर गैलियम का, फिर एल्युमिनियम का, और सबसे कम कौन हो जाएगा बच्चों, ये एनर्जी घट रहा है, ये एनर्जी का क्रम है। ये सबसे ऊपर कौन है, बोरान है। बोरान के बाद जो है, इसके बाद कौन है सबसे ऊपर, थैलियम। थैलियम के बाद सबसे ऊपर कौन है, गैलियम, और गैलियम के बाद जो है कौन थोड़े सबसे ऊपर है, एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के बाद सबसे नीचे कौन है, इंडियम। तो इंडियम तो सबसे नीचे है, तो इसका एनर्जी अगर आयनाइजेशन एनर्जी पर देखा जाए तो उसकी एनर्जी नीचे सबसे घट रही है, और यहाँ पर बोरान सबसे ऊपर है। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी ग्राफ में क्या देख रहे हो, सबसे ज्यादा है, तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो है बोरान फैमिली में आयनाइजेशन एनर्जी का क्रम बच्चों ये याद रखिएगा, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कोड के जरिए। कोड ये है ना, पहला आपका देखो, पहला तत्व कौन है, इसको पहला मान लो 1 2 3 4 5, इसको कोड के जरिए आप ऐसे याद रखेंगे कि जो है 15324, 15324 मतलब कि बच्चों पहला सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बोरान का, है ना, पहला, फिर पांचवें तत्व का। पांचवा तत्व कौन है, 1 2 3 4 5, ये आपका पांचवा एलिमेंट है ना, तो पांचवें तत्व का होगा। फिर तीसरे का, तीसरा कौन है, गैलियम, फिर दूसरे का एल्युमिनियम, फिर चौथा कौन है सबसे कम, इंडियम। तो कोड के जरिए भी याद कर सकते हो बोरान फैमिली का आयनाइजेशन एनर्जी का क्रम 15324, इसको याद रखिएगा बच्चों, यहाँ से सवाल जो है बनते हैं। अगला जो आपका एक सेक्शन होता है बच्चों कार्बन फैमिली में, तो कार्बन फैमिली में हम लोग जानते हैं कौन कौन से एलिमेंट हमारे हैं, कार्बन है, सिलिकॉन है, सल्फर है, कासीजी है ना, कार्बन है, सिलिकॉन है, सेलेनियम है। अगला बच्चों आपका कार्बन फैमिली, तो इसमें देखो क्या अपवाद होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा कौन कौन से कार्बन फैमिली तत्व होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। और आप लोग जानते हैं कि ये सब जो है आपके 14 ग्रुप के हैं, है कि नहीं, कार्बन फैमिली 14 ग्रुप का है ना। अब यहाँ पर आप अगर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू नहीं, टॉप टू बॉटम ग्रुप में चल रहे ना, टॉप टू बॉटम अगर आप चलते हैं तो साइज क्या होती है बच्चों, इंक्रीज करती है। साइज क्या होती है, इंक्रीज। अच्छा, जब साइज इंक्रीज कर रहा है तो आप बताओ कि जेड इफेक्टिव क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा। और जब जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होना चाहिए था, कार्बन का, फिर सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम का, फिर टिन का, और सबसे कम लेड का। लेकिन बच्चों यहाँ याद रखना कि लेड में आपका जो है, लेड में लेंथेनाइट कंट्रैक्शन लगता है। तो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से इस लेड की साइज टिन से क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है ना। टिन की साइज लेड से बड़ी हो जाएगी, यहाँ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन लग रहा है। तो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से साइज क्या हो जाएगी लेड की बच्चों, छोटी हो जाएगी, घट जाएगी, साइज डिक्रीजेज। तो यहाँ पर साइज इसकी घट जाती है, किससे घट जाती है, टिन से। तो यहाँ मतलब साइज का अगर कारण पूछा जाए तो मतलब घट जाएगी इसका लेड का टिन से। तो इसका मतलब ये है कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी देखा जाए बच्चों तो सबसे छोटी कौन साइज हमारी होगी, कार्बन, है ना। सबसे छोटी साइज कौन होगी, कार्बन हो जाएगी। और सबसे बड़ी साइज टिन, सबसे बड़ी साइज टिन, और सबसे छोटी साइज कार्बन। तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे छोटी साइज की ज्यादा होती है, तो यहाँ कार्बन का हो जाएगा, फिर सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम का, और फिर यहाँ टिन की सबसे बड़ी साइज है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, है ना, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा, तो लेड आ जाएगा आपका, फिर टिन का आ जाएगा। ये हमारा बच्चों 14th ग्रुप कार्बन फैमिली का है। अब इसी तरीके से बच्चों जो है डी ब्लॉक में देख लेते हैं, डी ब्लॉक में क्या अपवाद आते हैं। तो अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट है बच्चों आपके, डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 है, ग्रुप नंबर 3 अगर एलिमेंट है तो उसमें याद रखना कि
5d का आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा 4d से, और 4d से जो है मतलब 3d का सबसे ज्यादा होगा। 3d का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर 4d का, और सबसे कम 5d का। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तब पता चलेगा आपको, समझ में आया। इसी तरीके से जो है अगर ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 10 है तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का क्रम जो होगा बच्चों यही आपका जो है 5d का ज्यादा होगा सबसे ज्यादा, फिर 4d का, फिर 3d का। ये आपके ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5 और ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 10 में है। इसी तरीके से ग्रुप नंबर जो बच रहे हैं जितना 7, 8, 9, 10, 11, 12, ग्रुप नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने हैं इसमें भी बच्चों आपका सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा 5d का, 5d के बाद 3d का, और 3d के बाद 4d का। तो ये आप जो है क्रम याद रखिएगा कि ग्रुप नंबर डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 में 3d का एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, फिर 4d का, और सबसे कम 5d का। ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 10 में 5d का ज्यादा होता है, फिर 4d का और 3d का। और एक ग्रुप नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 में सबसे ज्यादा 5d का होता है, फिर 3d का, और सबसे कम किसका होता है 4d का। तो ये आप डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद रखिएगा, और आयनाइजेशन एनर्जी का क्रम यही है डी ब्लॉक के। अब हम लोग देखेंगे बच्चों की आयनाइजेशन एनर्जी का क्या प्रयोग है, क्या एप्लीकेशंस है। तो बच्चों अगर हम किसी भी एलिमेंट के आयनाइजेशन एनर्जी को ज्ञात कर लें तो आयनाइजेशन एनर्जी से हम किसी भी एलिमेंट का ये बता सकते हैं कि वो बेसिक नेचर्स का है, कि उसका मेटेलिक प्रॉपर्टी कितना है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी क्या है, ये हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी के द्वारा कैलकुलेट करके उसको बता सकते हैं। तो हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, बेसिक नेचर या मेटेलिक कैरेक्टर या ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट। तो बच्चों जो भी बेसिक नेचर्स होता है एलिमेंट का, बेसिक नेचर या मेटेलिक कैरेक्टर या बच्चों आपका ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी इसको शॉर्टकट में मैं ओटी लिख दूंगा, ओटी मतलब ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी। ये सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होते हैं, किसके, आयनाइजेशन एनर्जी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट। क्या मतलब निकला बच्चों इसका, इसका मतलब ये कि अगर से जिस एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी जितना ज्यादा होगा, जिस एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी आयनन विभव जितना ज्यादा होगा उस एलिमेंट का बेसिक नेचर, क्षारीय गुण, धात्विक गुण और ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, ऑक्सीकारक गुण क्या होगा, उतने ही कम होगा, उतने ही मतलब जितना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा उसका बेसिक नेचर, मेटेलिक कैरेक्टर और ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी उतने ही कम होगी। समझ आ रहा है ना, मतलब अगर आयनन आपका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा तो ये सब क्या हो जाएंगे, घटने लगेंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं पीरियड में आप जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट चले, ये हमारा पीरियोडिक टेबल मैंने बना दे रहा हूं, तो लेफ्ट टू राइट आप अगर लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इसे क्या कहते हैं, पीरियड। क्या कहते हैं बच्चों, पीरियड, ये तो आपको पता ही है। और अगर टॉप टू बॉटम चलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ग्रुप। तो ये आपका ग्रुप। तो ये हमें तो पता ही है कि अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता था बच्चों, घटती थी। तो पीरियड में चलने पे साइज क्या होती थी, घटती थी। और जब साइज घटेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होता था, बढ़ेगा। और जब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। तो जब आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज। और जब आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा तो बेसिक नेचर, मेटेलिक कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी क्या होगा, घटेगा। मैं इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखूंगा बच्चों, Bn मतलब बेसिक नेचर, मेटेलिक कैरेक्टर मतलब Mc, है ना शॉर्टकट में। तो इसका मतलब बेसिक नेचर, मेटेलिक कैरेक्टर और ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बेसिक नेचर डिक्रीजेज
मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेज, और ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेंगे। कब, जब अगर हम पीरियड में चल रहे हैं तो। और आप जानते हैं कि टॉप टू बॉटम ग्रुप होता है, और जब ग्रुप में चलते हैं तो बच्चों साइज क्या होता है, इंक्रीज, और जब साइज इंक्रीज तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, डिक्रीज, और जब जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, घटेगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। और जब आयनाइजेशन एनर्जी जितना कम, बेसिक नेचर, मेटालिक नेचर, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी उतने ज्यादा, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, और ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी इंक्रीजेस। इसका मतलब यह हुआ कि पीरियड में चलोगे तो ऑक्सीडाइजिंग बेसिक नेचर आपका, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी और मेटालिक कैरेक्टर घटेगा। ग्रुप में चलोगे तो बेसिक नेचर, मेटालिक कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी क्या होगा, है ना, बढ़ेगा, है ना, क्योंकि हम आप ये भी तो जानते हैं कि जो हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय गुण होते हैं ना, मेटल के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, मतलब बेसिक नेचर्स के होते हैं। तो ग्रुप में चलने पर बेसिक नेचर, मेटालिक कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी इंक्रीज करेगा, और पीरियड में चलोगे तो बेसिक नेचर, मेटालिक कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी घटेगा। बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो हमारे मेटल्स होते हैं इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के। तो जो हमारे मेटालिक कंपाउंड होते हैं, मेटालिक कंपाउंड ये बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक। और आपको पता है कि मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। तो ये क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। और जो हमारे नॉन मेटेलिक कंपाउंड होते हैं, मतलब कि जो अधातु होते हैं, नॉन मेटेलिक कंपाउंड, जो नॉन मेटेलिक कंपाउंड होते हैं बच्चों, उनके बेसिक नेचर उनके वो एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं, हमारे अम्लीय होते हैं। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल अधातु क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब हम देखेंगे बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। अगला एप्लीकेशन है बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड का जो है देखेंगे, तो मैंने पहले बता दिया कि बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट। जैसे बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर लेफ्ट टू राइट, अभी बताए थे, लेफ्ट टू राइट चलोगे पीरियड में ना, तो पीरियड में चलोगे लेफ्ट टू राइट तो क्या होता है, साइज घटती थी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती थी, बढ़ती थी। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, और जब आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और बेसिक नेचर आपका डिक्रीज होगा तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा। और टॉप टू बॉटम चलोगे, टॉप टू बॉटम मतलब किस में चलेंगे, ग्रुप में। हाँ, ग्रुप में चलोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, घटती है, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो बेसिक नेचर बढ़ेगा और एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, मतलब कि कह रहा है कि अरेंज इन द बेसिक नेचर ऑफ एलिमेंट, मतलब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बेसिक नेचर में क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग, arrange the following in increasing order of basic strength, in increasing order of basic strength। बेसिक स्ट्रेंथ के हमें बढ़ते हुए क्रम में बच्चों क्या करना है, अरेंज करना। कौन कौन से एलिमेंट दिए हैं आपके,
Na2O दिया है और K2O दिया है और CH2O दिया है। Na2O, K2O और CH2O आपका दिया है। तो हमें बेसिक नेचर में क्या करना है बच्चों, अरेंज करना है। तो आप ये समझे कि ये किस एलिमेंट के तत्व है, एस ब्लॉक के ना। अरे लिथियम, सोडियम, लीना के पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये किस ब्लॉक के हैं, एस ब्लॉक के। तो ऊपर से नीचे आओगे तो साइज बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आते तो क्या होता था, साइज इंक्रीज। और जब साइज इंक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, और जब आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता होगा, सीजियम, फिर रुबिडियम के ऑक्साइड, फिर पोटेशियम के, फिर सोडियम के। तो यहाँ पर सबसे कौन सा ऑक्साइड है, सबसे पहले सीजियम का हो जाएगा। तो बेसिक नेचर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिक नेचर Bn सबसे ज्यादा सीजियम ऑक्साइड। और इसके बाद किसका हो जाएगा बच्चों, कौन आ रहा है, पोटेशियम, K2O, और सबसे कम किसका हो जाएगा, सोडियम के ऑक्साइड। इस हिसाब से जो हम लोग सवाल करेंगे। सवाल और देखो बच्चों, वही पूछ रहा है कि हमें क्या करना है, बेसिक जो है इसमें पूछ रहा है आपकी बात एसिडिक नेचर में अरेंज करना है। किसमें बता रहा है, मतलब हमें एसिडिक नेचर बताना है। सवाल एसिडिक नेचर में अरेंज करना है। तो एलिमेंट में लिख दे रहा हूँ, एसिडिक नेचर में बताना है कौन कौन से एलिमेंट हैं। दिया है हमें Li2O, CO2, N2O5, BeO, B2O3। तो इनको हमें क्या करना है बच्चों, एसिडिक नेचर में अरेंज करना है इनको। तो सबसे ज्यादा बच्चों एसिडिक कौन होगा, जो नॉन मेटेलिक होगा। तो पीरियड में जलने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है ना। एसिडिक नेचर क्या होता है, अरे देखो पीरियड में आपके यही तो है सब तत्व। आप अगर देखें सेकंड ग्रुप आपका जो है सेकंड पीरियड में यही तो आता है आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही तो आता है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक किसका होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फिर कार्बन के, फिर बोरान के, फिर बेरिलियम के, और सबसे कम लिथियम के ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड कहाँ है, N2O5। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन हो जाएगा बच्चों, N2O5। इसके बाद कौन, कार्बन आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा CO2। इसके बाद कौन हो जाएगा आपका, बोरान। बोरान का क्या है, B2O3, तो B2O3 हो जाएगा। इसके बाद BeO, इसके बाद क्या आएगा, लिथियम के ऑक्साइड Li2। तो ये आपका था एसिडिक नेचर बच्चों, ये आपका एसिडिक नेचर था An, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सवाल कह रहा है बच्चों, कंपेयर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हमें क्या करना है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन नाइट्रोजन का कंपेयर करना है, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करें, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1s2, 2s2, 2p4। और नाइट्रोजन का है तो एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2, 2s2, 2p3। तो हमें पहले क्या लगाना है, कैलकुलेट करना है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का कंपेयर करना है, किसका ज्यादा होगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का। तो बच्चों यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन में हाफ फील्ड है, 2p3 है ना, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। और मैंने क्या बताया था कि या तो ऑर्बिटल पूरे तरीके से फुल हो या हाफ फील्ड हो, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल की होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी जब इसका ज्यादा हो जाएगा तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि या तो ना तो ये पूरे तरीके से हाफ फील्ड है, ना पूरे तरीके से फुल फील्ड है। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कम हो जाएगी और नाइट्रोजन का ज्यादा। तो हमारा नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा। लेकिन अब हमें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का कंपेयर करना है, IE2 निकालना है बच्चों। तो IE2 मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। अरे भाई आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता था कि आप इलेक्ट्रॉन को निकालते थे ना एलिमेंट से। अब यहाँ अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, 2p ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन को निकाले, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2p3।
और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2p2। तो अब क्या देख रहे हैं कि अब हमारा IE2 का जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन हाफ फील्ड हो गया और नाइट्रोजन ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड है। तो अब इसके मतलब कौन हमारा जो है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा हो जाएगा? ऑक्सीजन का ज्यादा हो जाएगा। किसके अपेक्षा बच्चों? नाइट्रोजन। तो इस तरीके से जो हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी का क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, कंपेयर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी and second ionization energy of chromium and manganese। तो जब भी बच्चों आपको आयनाइजेशन एनर्जी का निकालने के लिए दिया जाए, कंपेयर करने के लिए दिया जाए, तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे और लास्ट ऑर्बिटल को ही देखेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन को ही देखना, लास्ट सेल को। तो क्रोमियम का आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1, 3d5 4s1 होता है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और मैंगनीज का भी आपको पता है, क्रोमियम के एटॉमिक नंबर 24 होता है ना, लास्ट में 3d5 4s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। और मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 3d5 4s2 होता है, 3d5 4s। तो बच्चों पहले फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का कंपेयर करना है, IE1 हमें निकालना है, इसके बाद IE2 निकालना है। तो पहले IE1 देखो, यहां पर क्या S पूरे तरीके से भरा है? नहीं भरा है। यहां पर देखो S पूरे तरीके से भरा है, तो मतलब यहां मैंगनीज में हमारा S ऑर्बिटल जो है क्या है? फुल फील्ड है। कैसा है बच्चों? फुल फील्ड है। और आप जानते हैं कि फुल फील्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है? तो जब फुल फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। तो ये फुल फील्ड है, इसके मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। और जब कोई चीज स्टेबल है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस से काफी मजबूती से बंधा होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी? मैंगनीज की। किसकी अपेक्षा बच्चों? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देखो, तो मैंने बताया सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना है आपको? इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना है। अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, तो यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। यहां 4s1 था, यहां से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 4s 0 हो गया। और यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो आपका क्या हो गया? 4s 1। अब यहां s फुलफिल हो गया, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, या तो पूरे तरीके से भरा हो या तो आधा हो। अब यहाँ S में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। और ये आपका ना तो भरा है पूरे तरीके से ना तो पूरे तरीके से खाली, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा हो जाएगा? क्रोमियम का। किसकी अपेक्षा ज्यादा हो जाएगा बच्चों? मैंगनीज का। तो यहाँ पर देखो 4s 0 हो जा रहा है ना, तो बचा क्या? 3d5 भी तो बच रहा है, और 3d5 4s 0 3d5। तो जब 3d5 कर दोगे तो d का आधा तो 5 ही होता है, d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5। तो ये क्या हो गया? हाफ फील्ड हो गया। तो यहाँ 3d5 में क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड है। और आप जानते हैं कि हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है? तो हाफ फील्ड होने की वजह से यहाँ तो ये 3d5 हाफ फील्ड है, और यहाँ पर आपका मैंगनीज क्या हो जा रहा है बच्चों? है ना 4s 1। यहाँ पर जो है हाफ फील्ड नहीं, ना तो भरा हुआ पूरे तरीके से ना ही पूरे तरीके से खाली है। तो 3d क्रोमियम का जो है आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड क्यों ज्यादा हो जा रहा है? क्योंकि क्रोमियम के 3d5 में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि कोई एलिमेंट्स A है, ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके A+2 बना रहा है। कह रहा है कैलकुलेट एनर्जी चेंज, मतलब डेल्टा H हमसे पूछ रहा है कि कितना होगा। तो पहले बच्चों देखो क्या कर रहा है कि A+ में जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें 750 एनर्जी दी गई E1। और जब A+ से A+2 जा रहा है तो यहाँ पर जो है एनर्जी कितना दे रहा है? 700। तो हमसे पूछ रहा है कि A से A+2 बनाने में कितना डेल्टा H यूज हुआ। तो बच्चों इसी को जो है हम पहले क्या कर लेंगे? एनर्जी को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो इसी को एडिशंस कर लो, जोड़ लो।
है ना। तो क्या हो जाएगा ये आपका जो है ए प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो यही तो बन जाएगा हमारा ए बचा, है ना। और यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया ए प्लस 2 और प्लस एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ डेल्टा एच जोड़ लो, तो डेल्टा एच कितना आ गया आपका 1150। नहीं, यहाँ भी एनर्जी आ रही, ई आ रहा, ई आपका कितना आ गया 1150। अब ये आपका ई क्या हो गया 1150 हो गया। अब यही जो एनर्जी है यही हमारा क्या कहलाएगा, डेल्टा एनर्जी चेंज। तो एनर्जी चेंज देखा जाएगा तो डेल्टा एच बराबर कितना हो जाएगा 1150 किलो जूल, 1100, क्योंकि जूल में होता है ना, 1150 किलो जूल, ये डेल्टा एच आ गया। यही जो ई है आपका, इसी का डिफरेंस है, इसी एनर्जी को तो डेल्टा एच कहा जाता है। तो दोनों हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, डेल्टा ई निकाल लिया, जोड़ लिया, ई निकाल लिया। अब ये डेल्टा एच हो गया आपने जोड़ने पर। अब इसके बाद पूछ रहा है कि ए प्लस 2 से जा रहा है, तो बच्चों जब आप ए से ऐसे सोचे कि ए से जब आप 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, है ना, अगर ये ए जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा आपका ए प्लस 2 है ना, हमें ए प्लस 2 से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ए बना रहा है, तो ए पहले बनाना है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर रहा है प्लस 2, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल, तो आपका क्या बन जा रहा है ए। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, यहाँ ए प्लस 2 एनर्जी को गेन कर रहा है, और जब एनर्जी गेन करेगा तो उसका साइन कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा एच आपका कितना आ जाएगा, कितना आया है, या ये आपको सिर्फ माइनस लगा देना है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एनर्जी को गेन कर रहा है। तो 1150। अगला सवाल कह रहा है बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। हमें क्या करना है, आयनाइजेशन एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। तो बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी हमने क्या बताया था, साइज जितना छोटा होगा, जिस कैटायन की साइज जितनी छोटी होगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ साइज का ऑर्डर कौन होगा, सबसे छोटी साइज किसकी होगी, जिसमें ज्यादा प्लस लगा होगा, तो Fe+3, फिर Fe+2, फिर Fe। यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी का क्रम क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी Fe+3 का, फिर Fe+2 का, और सबसे कम किसका हो जाएगा Fe का। इसका मतलब ये है कि जिस कैटायन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लगेगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतने ज्यादा होगी, जिस एनायन पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज लगेगा साइज उतने बड़ी होगी, और जब साइज उतनी बड़ी होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगा। ये तो आपने पढ़ा ही है। अगला सवाल देखो बच्चों, दे रहा है Mn+2, Mn+4 और Mn+6। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का क्रम, जिसपे जो कैटायन में जितना ज्यादा प्लस, तो क्या हो जाएगा Mn+6। इसके बाद किसका होगा बच्चों Mn+4, इसके बाद Mn+2, और इसके बाद आपका अगला देखो N- और N3- और N-2, ये आपका दिया है। तो पूछ रहा है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी का क्रम बताना। तो मैंने क्या बताया कि जिस एनायन पर जितना नेगेटिव चार्ज आएगा साइज उतने ही बड़ी होगी, जब साइज बड़ी होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। उसको इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हो, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आने पर साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि जिसके ऊपर नेगेटिव कम होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कम हो जाएगा N हो जाएगा, फिर इसके बाद N-1, उसके बाद N-2, और सबसे कम किसका हो जाएगा बच्चों -3। सवाल और देख लो, O-2, O और O- में बताओ किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी O का, फिर O- का, फिर O-2 का हो जाएगा। एक और देख लो बच्चों, कितना हुआ, 4 हुआ। एक सवाल और, कॉपर AgAu, इसमें पूछ रहा आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा। तो बच्चों Au में हमारा क्या लगने लगता है, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की होने की वजह से इसकी साइज क्या हो जाती है, छोटी, और जब साइज छोटी हो जाएगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा,
तो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से सबसे ज्यादा आयनाइज एनर्जी हमारा किसका हो जाएगा बच्चों, है ना, Au का, फिर कॉपर का, और सबसे कम किसका हो जाएगा, Ag का। कल अब तुम लोग एक नोट लिखेंगे, फॉर सेम एलिमेंट, अगर एलिमेंट आपके सेम हो जाए, फॉर सेम एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is not considered whether it is half filled, whether it is half filled or half filled or fully filled, only is the charge considered. इसका मतलब ये है कि अगर सेम एलिमेंट है बच्चों और सेम एलिमेंट है तो उस पर अगर पॉजिटिव लगा या निगेटिव लगा तब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, चाहे वो हाफ फील्ड हो चाहे फुल्ली फील्ड हो, केवल हम उसका चार्ज देखेंगे। क्या देखेंगे? चार्ज। तो आप जानते हैं कि एनायन का चार्ज क्या होता है, मतलब एनायन की साइज क्या होती है, बड़ी होती है, और जब जिसकी साइज बड़ी तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, ये आपको पता ही है। इसका मतलब फॉर आयनाइजेशन एनर्जी का क्रम लिख देते हैं, फॉर सेम एलिमेंट। एलिमेंट याद रखना सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट दूसरा हो दूसरा अगला हो। फॉर सेम एलिमेंट अगर सेम है तो सबसे ज्यादा जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी होगा किसका होगा बच्चों? कैटायन का। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? कैटायन का। कैटायन के बाद जो है न्यूट्रल एटम का होगा, जिसके ऊपर कुछ नहीं लगा है। और सबसे कम किसका हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी? एनायन का, क्योंकि एनायन की साइज क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। मतलब बड़ी तो आयनाइजेशन एनर्जी। ये सेम एलिमेंट के लिए जो है हमारा, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में ले लेता हूँ n-3 n और n+, तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? इसकी, फिर न्यूट्रल एटम की, और फिर जिसपे चार्ज है सबसे कम हो जाएगा। नोट नंबर 2 ये फर्स्ट था, अगला नोट 2। फॉर कैटायन higher is the charge, more will be ionization energy। अगर कैटायन बच्चों जितना ज्यादा प्लस लगेगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? उतना ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैटायन डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? चार्ज ऑन आयन। एटम के ऊपर क्या चार्ज है? चार्ज ऑन आयन। ये कैटायन के लिए है बच्चों। इसी तरीके से फॉर एनायन हाइगर इज द चार्ज
लेस विल बी आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि साइज क्या हो जाती है 9 की, बड़ी हो जाती है, तो लेस विल बी आयनाइजेशन एनर्जी। अगर एनायन है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन। मतलब अगर चार्ज की संख्या बढ़ रही है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चार्ज ऑन आयन। इस तरीके से बच्चों आज हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टी का एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी यहां से कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में स्टडी करेंगे।